नमस्कार दोस्तों। हम ना जब 5-7 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ करते हैं, दूसरे की बुराई। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम वहाँ उस जगह को छोड़ के जाते हैं ना, तो वही 5-7 लोग जो है ना पीछे से फिर आपकी बुराई करते हैं। दोस्तों ये ट्रेंड है, जब हम लोग इकट्ठे बैठते हैं ना तो हम लोग यूजुअली सबकी, जो आदमी वहाँ नहीं होता उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। क्या ये सही है? मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों इसको ना मैं आपको एक छोटी सी कहानी से बताता हूँ, शायद आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही लर्निंग से भरी हुई लगेगी, क्योंकि आप सच में कहेंगे कि नहीं यार ये बात सही है। ठीक है, कहानी ऐसी है दोस्तों, सुनिएगा। एक बार क्या होता है कि एक जो अपने यमराज होते हैं ना, यमराज आते हैं और एक गांव में उनको जाना होता है जहां एक इंसान को उनको लेके आना होता है, उसकी मृत्यु होती है और गांव बहुत दूर होता है। यमराज चलते जाते हैं, थक जाते हैं, गांव पहुंचते हैं। गांव पहुंचने के बाद वो इस इंसान के पास जाते हैं, लेकिन वो बहुत थके होते हैं, तो उस इंसान को बोलते हैं कि बेटा मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। यमराज को वो पानी देता है। यमराज बड़े खुश हो जाते हैं कि भाई इसने मुझे पानी दिया, चलो यार इसे मैं 5 मिनट की ज़िंदगी दे देता हूँ। यमराज क्या कहते हैं उसे कि बेटा देख, ऐसा है, ये मेरी नोटबुक है, इस नोटबुक में मैंने इस गांव का जितना भी लेखा जोखा है लिखा है, अभी मुझे करना है। शुरुआत में तुमसे कर रहा हूँ क्योंकि आज तुम्हारी मौत है। तुम एक काम करो, तुम्हें मैं 5 मिनट देता हूँ, इस डायरी में, मेरी डायरी में तुम जो है जो लिखना चाहो लिख देना, और कोशिश करूँगा, मैं कंफर्म नहीं करता, कोशिश करूँगा कि वो चीज़ अगर पॉसिबल हुई तो मैं कर दूँगा। आदमी बड़ा खुश हो जाता है। वो बोलता है यमराज जी को कि आप मुझे अपनी डायरी दे दीजिए। यमराज जी उसे अपनी डायरी दे देते हैं। अब वो जब पहला पन्ना पलटता है तो उसके पहले पन्ने पर लिखा होता है कि भैया जो उसके बगल वाला पड़ोसी है यार, उसकी तो 3 करोड़ की लॉटरी निकलने वाली है। तो जब वो पढ़ता है तो उसमें नीचे लिख देता है कि इसकी लॉटरी ना निकले। फिर वो दूसरा पन्ना पलटता है। जब दूसरा पन्ना पलटता है तो उसमें लिखा होता है कि जो उसके चाचा जी का लड़का है उसकी जो है नौकरी लगने वाली है। तो उसमें लिख देता है कि भैया इसकी नौकरी ना लगे। उसके बाद क्या तीसरा पन्ना पलटता है, तो तीसरा पन्ना जो पलटता है उसमें लिखा होता है कि जो उसके साथ वाला पड़ोसी है उसकी बेटी जो है अमेरिका जाने वाली है। तो वो लिख देता है इसकी बेटी अमेरिका ना जाए। और उसके बाद आता है उसका खुद का पन्ना। तो जब वो अपना पन्ने पे लिखने की शुरू ही करता है, उतने में यमराज जी कहते हैं बेटा 5 मिनट हो गए, अब कॉपी वापस कर दें। अब यमराज को वो कहता है कि नहीं अम्मी, तो मैंने कुछ नहीं लिखा। तो यमराज कहते हैं कि नहीं बेटा, मैंने तेरे को 5 मिनट दिए थे, 5 मिनट किया क्या? तो कहता है कि 5 मिनट तो मैं दूसरों का पढ़ रहा था और उसमें लिख रहा था कि ये ना हो। तो उसने बोला बेटा यही सबसे बड़ी गलती जो ना इंसान यही करता है कि उसके पास क्या है वो अपनी चीज़ को कभी नहीं देखता। वो ये देखता है कि जो मेरा पड़ोसी है ना उसके पास क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज की डेट में ना 90% लोग इस चीज़ से दुखी नहीं हैं कि उनके घर में दुख है, वो इस चीज़ से दुखी हैं कि जो सामने वाला पड़ोसी है, जो उनका रिश्तेदार है ना, वो खुश है। दोस्तों बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। हम ना अपनी लाइफ में बहुत सारा समय दूसरों के साथ कंपैरिजन करने में, दूसरों के पास क्या है उसकी असेसमेंट करने में लगा देते हैं और अपने आप को ना दुखी होते रहते हैं कि यार मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। अगर वो उसका लड़का ये कर सकता है तो मेरा लड़का क्यों ऐसा नहीं कर सकता। इस कंपैरिजन में ना हम खुश रहते हैं, ना हमारी आने वाली जनरेशन खुश रहती है, और अपने प्रेजेंट को हम ख़राब कर देते हैं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जो आपके पास है ना वही आपका है, और कभी भी लाइफ में अपने आप को किसी से कंपेयर ना करो, क्योंकि किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी कुछ नहीं मिलता। दोस्तों हमें सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी चाहिए कि अपना बेस्ट एफर्ट लगाना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि हार्ड वर्क का ना कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता। अगर आप इन सब चीज़ों में कंपैरिजन करने में, लोगों को इधर उधर की बात करने में समय व्यतीत करते रहेंगे ना, तो 100% श्योर है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही समय को आप सही जगह पे लगा देंगे ना, इन्वेस्ट करेंगे किसी प्रॉपर लर्निंग में, कोई अच्छा काम करने में, तो 90% पॉसिबिलिटी है कि आप जो है ना आपको कुछ बेटर मिल जाए, आपका कुछ स्टेप अपग्रेडेशन हो जाए। इसलिए दोस्तों लाइफ में ना कभी भी कंपैरिजन जो है ना वो मत करो। दैट इज़ व्हाट आई रिक्वेस्ट यू ऑल। सो थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका अपना नितेश गुप्ता, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हम सही हैं, लेकिन अगर हम सही हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जो कर रहा है वो गलत है। दोस्तों एक कहानी बताता हूँ, बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग और एक लेसन से भरी हुई कहानी है कि कई बार हमें जो है ना लाइफ में लोगों को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। कहानी दोस्तों ऐसे है कि एक बार एक राजा हुआ करता था
और उस राजा का ना एक ट्रेट था, वो राजा का क्या ट्रेट था कि वो ना हमेशा चेक करता था भेष बदल बदल कर कि भाई मेरे जो देश है उस देश में लोग गलत तो नहीं कर रहे हैं, कोई दुकानदार अननेसेसरी गलत रेट तो नहीं लगा रहा है, या कोई भी इंसान जो है किसी दूसरे के साथ गलत तो नहीं कर रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा जो है वो वैसे ही घूम रहे थे अपना भेष बदल कर, उनके साथ उनका वज़ीर भी था, उसने भी भेष बदला हुआ था। तो क्या देखते हैं कि एक मार्केट में कोने पे ना एक इंसान गिरा पड़ा है, और मतलब इस स्टेज पे है कि उसकी सांसें बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। वो जाते हैं, कोशिश करते हैं, और क्योंकि भेष बदला होता है किसी को पता नहीं होता है, वो उनका चेस्ट वेस्ट को दबाते हैं, काफ़ी कोशिश करते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि भैया कोई तो आ जाओ हेल्प करने के लिए। कोई नहीं आता, सब कहते हैं कि ये बेकार आदमी है। राजा को ये देख के ना बड़ा अजीब सा लगता है यार कि ये तो बहुत गलत बात है, अच्छा हो या बेकार हो, इंसान की जान तो जान है भाई, आपको हेल्प तो करनी चाहिए। राजा ना सभी को आवाज़ लगाता है कि कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ, कोई नहीं आता, और फाइनली जो है वो इंसान मर जाता है। अब राजा क्या करता है कि बोलता है चलो यार इसकी किसी घर पे जहाँ पे रहता है वहाँ छोड़ के आते हैं। अब उसकी जेब में कोशिश करता है, कुछ नहीं मिलता है। राजा क्या करता है कि पहली दुकान में जाता है, बोलता है आप पहचानते हैं इस आदमी को? तो वो दुकानदार कहता है कि साहब मैं जानता हूँ, लेकिन ये बहुत गंदा आदमी है, छोड़ो इसको, ऐसे रहने दो। राजा को बताता नहीं उसका एड्रेस। दूसरी दुकान में राजा जाता है तो फिर वो पूछता है राजा दुकानदार को कि भैया आप इसका एड्रेस जानते हो? फिर वो भी उसको एड्रेस नहीं बताता। फाइनली वो तीसरी दुकानदार से पूछता है, तीसरा दुकानदार उसको किसी तरह से बता ही देता है कि चलो ये इसका एड्रेस है, जाओ ले जाओ इसको। तो राजा जो है डेड बॉडी को उठाता है और अपने वजीर के साथ उस डेड बॉडी को लेके जाता है। अब जब राजा जाता है तो दरवाज़ा खुलता है, उसकी पत्नी जो इंसान मर गया होता है उसकी पत्नी बाहर निकलती है, बहुत रोती है। तो राजा उससे पूछता है यार एक चीज़ बताओ, यार आपका हस्बैंड इतना गंदा इंसान था कि लोगों ने इसको बचाने की भी कोशिश नहीं की, कोई साथ में आया नहीं कि इसकी बॉडी को उठा भी दे। तो पत्नी बड़ी मतलब सरप्राइजिंग नज़रों से उसकी तरफ देखती है, राजा की तरफ। उसे पता नहीं होता है कि राजा है। कहती है कि दुनिया के लिए बहुत बेकार थे, लेकिन मुझे पता है ये महान इंसान थे, एक साधु इंसान थे। तो राजा कहता है ऐसा कैसे? तो कहता है कि उसकी पत्नी कहती है कि मेरे जो पति है ना, वो हर उस गलत इंसान का सपोर्ट करते थे ताकि वो गलत काम ना करे। जैसे कि जो लोग शराबी हैं, उन शराबी लोगों को मना करते थे, और दुकान में जाते थे, शराब की दुकान में जाते थे, वहाँ से बोतलें ख़रीद के ले आते थे ताकि शराब ख़त्म हो जाए, और उन बोतलों की शराब को नाली में फेंक देते थे। कई बार रात को वो जो है जो हमारे यहाँ पे नर्तकी है, जो डांस करती है रात को, उसके पास जाते थे, उसको बोलते थे तो ये काम मत कर, ये ले पैसे, अपना घर चला। तो वो उन नेगेटिव लोगों की सपोर्ट करते थे जिन लोगों को ना की एक्चुअली मजबूरी थी। तो इस तरह से जो है लोग उन्हें देखते थे और वो सोचते थे ये गलत, क्योंकि अगर नर्तकी के पास कोई जा रहा है और डेली जा रहा है, विच मीन्स वो गलत इंसान होगा। ठेके पे कोई जा रहा है तो वो गलत इंसान होगा, क्योंकि वो इस चीज़ को देखते थे, उसके पीछे की स्टोरी नहीं वो समझते थे। तो उसने कहा यार ये तो बहुत गलत हो गया। तो उसने यही चीज़ उसकी वाइफ ने कहा कि मैंने ना अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत हमेशा मैं बोलती रही कि इससे कुछ नहीं होगा, लोग तुम्हें गलत समझेंगे और कोई भी तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। और वही बात हुई। लेकिन जानते हैं मेरे हस्बैंड क्या कहते थे? वो कहते थे कि मेरे को ना मेरे मरने के बाद कोई छोटा मोटा आदमी हाथ नहीं लगाएगा, मेरे लिए राजा आएगा जो मुझे पूरा का पूरा हेल्प करके जाएगा। तो वो मजाक में बोलते थे, कैसे बोलते थे मुझे पता नहीं है। फाइनली वो जो राजा है ना, जब ये बात सुनता है ना तो बड़ा सरप्राइज़ करता है और कहता है कि मैडम वो राजा मैं ही हूँ, तो मैं जो है ना इसका दाह संस्कार बहुत बहुत सम्मान से करूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसान था। दोस्तों, दाह संस्कार करता है राजा उसकी वाइफ को बहुत सपोर्ट करता है कि भैया आपके हस्बैंड ने बहुत अच्छा नेक काम किया। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। कहानी हमें एक मॉरल दे के जाती है कि कई बार ना हम लाइफ में हमें दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये इंसान, सामने वाला इंसान जो है ना वो गलत होगा, उसने ऐसा किया। वो जो प्रिजम्पशन, वो जो स्टीरियोटाइपिक अप्रोच हम बना लेते हैं ना दूसरे लोगों के लिए, विदाउट एनी गेटिंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट, उसकी एक्चुअल सच्चाई को जाने बिना जो हम एक स्टीरियोटाइपिक अप्रोच दूसरों के लिए बना देते हैं ना, वो शायद हमें भी कहीं ना मिसगाइड कर देती है और वो हमें भी कहीं ना कहीं ऑफ द ट्रैक कर देती है। तो दोस्तों,
लोगों को सिर्फ उनके काम से, लोगों को सिर्फ उनकी बात से ना जज करो। उन्हें जज करने के लिए उनके कैरेक्टर को, उनके कर्मों को, वो एग्जैक्टली क्या करते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं, उसको समझने की कोशिश करो। तभी शायद आप लोगों के बारे में एक राइट परसेप्शन बना पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप उनको ऊपर ऊपर से देखते हो, ऊपर ऊपर से अगर आप परसेप्शन बनाते हो, तो शायद वो चीज़ गलत है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता। धन्यवाद। करेले से कड़वे लोग कई बार आपके काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग ये कई बार आपको छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, आपको एक कहानी बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाइफ लेसन से भरी हुई ये कहानी है। 2 मिनट मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको शायद ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, और इस वीडियो को आप आगे ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक राजा हुआ करता था। राजा को ना मूर्तियों से बहुत प्यार था। वो बहुत सारे जहाँ पे भी जाता था परचेज़ करके मूर्तियाँ लेके आता था और मूर्तियाँ इकट्ठी रखता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो जो राजा था उसने 3 मूर्तियाँ लाई, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमूल्य और बहुत ही वर्ल्ड की शायद सबसे बढ़िया 3 मूर्तियाँ होंगी। तो उसे जो है ना, वो ये 3 मूर्तियाँ इतनी प्यारी थी कि उसने स्पेशली इन 3 मूर्तियों के लिए ना कुछ 5-7 लोग रख दिए कि आपने इसका टेक केयर करना है, इसे जो है अच्छे से सफाई करनी है, बड़ा बढ़िया से मेंटेन करना है। तो समय बीतता गया, मूर्तियों का टेक केयर होता गया। तो एक बार क्या हुआ कि एक नया इंसान जो है राजा ने हायर किया, क्योंकि उसका जो पुराना इंसान थे, 2-3 लोग थे, वो छोड़ के चले गए थे कहीं और जॉब करने के लिए। तो जो नया इंसान आया उसे जॉब पे लगाया गया कि आपने मूर्तियों की टेक केयर करनी है। तो वो मूर्तियों की टेक केयर करता था। एक दिन क्या हो गया कि वो उस पर डस्टिंग कर रहा था, अच्छे से टेक केयर नहीं कर पाया, और उसके हाथ से मूर्ति स्लिप हो गई और वो मूर्ति गिर गई। जब इस बात का पता राजा को लगा तो राजा इतना ज़्यादा क्रोधित हुआ, इतना ज़्यादा गुस्से में आया कि उसने बोला कि बुलाओ उस इंसान को। तो जब उस इंसान को बुलाया गया तो उसे राजा ने कहा कि भाई देख, ऐसा है, तूने मेरी लाइफ की सबसे अच्छी 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति तोड़ दी है, तो मैं जो है ना तुझे सजाए मौत देता हूँ। तो बिना कुछ सोचे हुए वो जो नौकर था ना, वो फटाफट से भागा गया और उसने 2 मूर्तियाँ वो जो थी ना वो भी तोड़ दी। राजा इस चीज़ को देखकर और गुस्से में आ गया, और राजा ने कहा कि देख भाई, तूने एक मूर्ति तोड़ी तो तेरे को समझ नहीं आई बात। उसने कहा देखो राजा जी, एक मूर्ति तोड़ने की सज़ा भी जो है वो सजाए मौत है, और 3 मूर्ति तोड़ने की भी सज़ा सजाए मौत है। तो मैंने, आप जानते हैं क्यों तोड़ी ये बाकी 2 मूर्तियाँ, कि बाद में मेरे बाद अगर किसी और से ये गलती होती है तो शायद आप 2 लोगों की और जान ले लेते। इसलिए मैंने जो है ना इन 3 मूर्तियों को अपने आप ही तोड़ दिया, ताकि किसी और इंसान की जान अब ना जाए। राजा जब इन्हें ये बात सुनी ना तो बहुत ज़्यादा रेग्रेट फील किया कि देखो यार, मैंने मूर्तियों के लिए जो है ना इंसान की जान ले रहा था। स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, बहुत क्लाइमैक्स तो अब आने वाला है। तो राजा जो है ना उसे पूछा, यार तू एक चीज़ बता, तू इतना ज्ञानी कैसे है? तो उसने कहा कि राजा साहब, मैं आपके यहाँ पे नौकरी करने से पहले ना एक सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था। तो जब मैं सेठ के यहाँ नौकरी किया करता था तो सेठ मेरे को बहुत प्यार करता था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ। सेठ के यहाँ पे मैंने बहुत सालों नौकरी की, और सेठ मुझे बहुत अच्छा खाने को देता था, रहने को देता था, मेरे साथ ही खाना खाता था। एक दिन क्या हुआ कि सेठ जब खाना खा रहे थे तो वो साथ में खाते जो है सलाद खाते थे। तो उसमें सलाद में एक ककड़ी, खीरा, कुकुम्बर बोलते हैं जिसे, वो ककड़ी जो है ना कड़वी आ गई, और उन्होंने क्या किया, वो ककड़ी मेरी तरफ कर दी और बोला खा ले। मैं ये चीज़ समझ चुका था कि ककड़ी कड़वी है, लेकिन मैंने दिल से उसे खाया, बड़ा खुश होकर खाया। जब ये बात सेठ ने देखी तो सेठ ने कहा कि भाई, ककड़ी तो इतनी कड़वी थी, तूने कैसे खा ली? तो उस इंसान ने कहा कि देखो सेठ साहब, आपने मेरी ज़िंदगी में हमेशा अच्छा किया है, मुझे अच्छा खाने को दिया है, आज कुछ कड़वा दे भी दिया तो क्या, उसे भी मैं अच्छे से खा लूँगा। जब ये बात राजा ने सुनी ना तो राजा को एक बहुत बड़ी लेसन मिला, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला कि लाइफ में ना बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे होते हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे बारे में हमेशा सुख में साथ रहते हैं, लेकिन कभी कोई छोटी सी भूल हो जाए, छोटी सी चूक हो जाए तो हम समय नहीं लगाते उनसे डिफरेंस क्रिएट करने के लिए और उनके साथ दुश्मनी करने के लिए। दोस्तों, हमें लाइफ में जो लोग हमारे साथ अच्छे रहते हैं ना, जिन लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उनकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप उन छोटी छोटी गलतियों को लेकर चले रहे ना तो दोस्तों आप अच्छे इंसान, अच्छे लोग कभी भी बना नहीं पाओगे। स्टोरी छोटी सी थी, लेकिन ये कहती है कि ज़िंदगी में ना जो लोग
कड़वे हों, कड़वा भी बोल दें। जैसे मैंने आपको करेले के का एग्जांपल दिया था कि कई बार करेले जैसे लोग होते हैं जो कड़वा बोलते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर जाते हैं आपके लिए। और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो शहद के जैसा मीठा बोलते हैं, लेकिन समय आने पर आपकी हेल्प नहीं करते। दोस्तों, कहानी छोटी सी थी, लेकिन शिक्षा ये देती है कि लाइफ में ना हमें उन लोगों को की छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो आपके ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको बहुत हेल्प किया होगा, लेकिन कोई छोटी छोटी बातों से आपने उनके साथ रिलेशनशिप शायद ख़राब कर दिया हो, या ख़राब हो रहा हो, या बिल्कुल ख़राब होने की कगार पे हो। तो दोस्तों, उस चीज़ को भूल जाओ, क्योंकि वो लोग हमेशा आपके साथ थे। उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना सीखो। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता, धन्यवाद। किसी ने भगवान से पूछा कि कैसे होती है आपकी पूजा, तो भगवान ने हंसकर कह दिया कि तू भी मुस्कुरा और दूसरों को भी मुस्कुराने दे, उनको मौका दे मुस्कुराने का, बस हो गई मेरी पूजा। दोस्तों, एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया लाइफ चेंजिंग स्टोरी है, लाइफ इंस्पिरेशनल स्टोरी है, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये स्टोरी जो है ना बहुत अच्छी लगने वाली है। मेरे साथ बने रहिएगा। 2 मिनट का समय लूँगा आपका, ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको एक बहुत बढ़िया लर्निंग दे के जाऊँगा। दोस्तों, एक बार क्या होता है, एक इंसान होता है, उस इंसान के ना घर में बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, बहुत अमीर हो गया होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन उसने अपना समय है ना वो बहुत छोटे से डेवलप किया था, बहुत छोटे से वो ग्रो किया था बहुत ऊपर तक। तो पहले उसके पास बाइक हुआ करती थी, फिर गाड़ियाँ, बहुत इस तरह से जो है उसने ग्रोथ किया। एक दिन उसने सोचा कि बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई, क्यों ना कुछ चीज़ों को मैं बेच दूँ। तो उसने सोचा यार मेरी ये जो सबसे पहली बाइक है ना, इसको मैं बेच देता हूँ। तो उसने क्या किया, उसकी फ़ोटो वोटो ली, ऑनलाइन पोर्टल पे उसे उसने डाल दिया। अब उसने कहा बाइक तो अच्छी है, चलो 30,000 रुपये इसकी कीमत मैं लगाता हूँ। उसने ऑनलाइन पोर्टल पे 30,000 उसकी कीमत लगा दी। अब क्या हुआ कि उससे बहुत सारे कॉल आने शुरू हो गए। तो कोई कहता कि सर हमें 15,000 में दे दीजिए, कोई कहता 20,000 में दे दीजिए। करते करते लास्ट की जो उसकी बेस्ट कोट आई वो आई 28,000 रुपये की। उसने सोचा चलो मैं 28 में बेच दूंगा। लेकिन जिस दिन उसने प्लान किया, उसे ना एक सडनली एक कॉल आया। तो कॉल आया तो वो एक बूढ़ा इंसान लग रहा था। तो उस कॉल में उस बूढ़े इंसान ने बोला कि साहब देखो ऐसा है, मेरा जो एक बेटा है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, 4th सेमेस्टर में, वो 4th ईयर में वो पढ़ रहा है। तो इतने टाइम हो गया उसको, कभी वो बस में जाता है, कभी किसी से लिफ्ट लेके जाता है, कभी रिक्शा में जाता है, लेकिन 4th ईयर में जो है ना मैं चाहता हूँ कि वो अपनी खुद की बाइक में जाए। इसलिए मेरे पास पैसे इतने अभी नहीं हैं, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं आपको पूरे के पूरे पैसे दे के जाऊँगा। तो जब ये बात सुनता है दोस्त इंसान बोलता है कोई बात नहीं। तो मन ही मन ना वो पूरा दिन सोचता है इस बारे में, जिसके पास वो बाइक होती है, कि यार देखो कितना नीडेड लग रहा है वो इंसान। शाम को ना वो अपना मन बनाता है, वो उसे दोबारा कॉल करता है उस बूढ़े इंसान को, और उसे कहता है कि भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास पैसे हैं कितने अभी। तो वो बूढ़ा इंसान उसे कहता है कि मेरे पास भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये हैं, बाकी मुझे 10,000 इकट्ठे करने का समय दे दो, मैं आपकी बाइक लेना चाहता हूँ। क्योंकि ये बाइक जो है ना मेरे बेटे को बहुत अच्छी लगी, उसने ऑनलाइन में बहुत सारी बाइक्स देखी, लेकिन यही बाइक उसे अच्छी लगी, और मैं आपको पूरे पैसे दूंगा, बस थोड़ा सा मेरे को समय दे दो। ये बात थी। वो रात को सो गया इंसान जिसकी बाइक थी। सुबह उठा, लेकिन उसे ना कुछ ऐसा लगा कि यार नहीं, ये बंदे को बहुत ज़रूरत है, मैं इसको 20,000 में ये बाइक दे दूँगा। तो वो इंसान ने उसे फ़ोन किया और उससे दोबारा कहा कि आप एक काम करिए, आप आज ही आ जाइए, अभी आ जाइए, और मैं आपको बाइक दे देता हूँ, जो भी पैसे हैं आप लेके आइए। तो बूढ़ा इंसान बहुत खुश हो जाता है। बूढ़ा इंसान अपने बेटे को, जो कि वो 4th ईयर की इंजीनियरिंग कर रहा होता है, उसे भी साथ लेके आता है। तो वो उनके घर पहुँचते हैं। तो वो इंसान उसे देखता है, तो देख के समझ जाता है कि यार ये इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उनका कपड़े, उनका बातचीत करने का तरीका ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी गरीब घर के इंसान है, फैमिली है। तो वो क्या करता है, वो 2 चाबियाँ और पेपर जो है वो उस बूढ़े इंसान को देता है। बूढ़ा इंसान उसे 20,000 रुपये देता है, लेकिन वो 20,000 में कुछ 100 के नोट होते हैं, कुछ 500 के नोट होते हैं, एक 2,000 का नोट होता है, 50-50 के नोट होते हैं, 20-20 के नोट होते हैं। तो नोटों को देख के ऐसा लग रहा था कि इन्होंने बहुत मेहनत से ये जो है 20,000 रुपये जोड़े हुए हैं। तो वो इंसान जो है ना, जिसकी वो बाइक होती है, वो बहुत ज़्यादा दिल से बहुत खुश होता है कि चलो यार मेरी बाइक जो है एक किसी नीडेड इंसान के काम में आई। जाते जाते बूढ़ा जो है ना, उसकी आंखों में बहुत तेज दिखता है उस इंसान को। तो वो क्या करता है, जिसकी बाइक होती है, वो 500 रुपये अपनी जेब से और निकालता है और उस बूढ़े इंसान को देता है। बोलता है जाके आप मिठाई ले लीजिएगा, थोड़ी बहुत पूजा करवा दीजिएगा, और बाकी पैसे का तेल डलवा लीजिएगा। तो बूढ़ा इंसान जो है ना और खुश होता है और उसे दुआ दे के जाता है कि मैंने आपके जैसा इंसान नहीं देखा। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। क्लाइमेक्स अब ये है कि जब वो इंसान अपनी बाइक बेच देता है, तो आप ये समझिए वो इतना ज़्यादा
सेल्फ सेटिस्फाइड, इतना ज़्यादा कंटेंटेड और इतना ज़्यादा खुश महसूस करता है कि शायद उसको वो खुशी बाइक लेने के टाइम भी नहीं हुई थी जितनी बाइक बेचने के टाइम पे हुई। क्यों ऐसा? वो ऐसा इसलिए क्योंकि उस इंसान ने जिस इंसान की हेल्प की वो एक नीडेड इंसान था। तो दोस्तों, मैंने शुरुआत किससे की थी कि अगर आप भगवान को देखना चाहते हो ना, भगवान को खुश करना चाहते हो, तो जो उसके बंदे हैं ना उनको खुश कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट भगवान खुश हो जाएगा। दोस्तों, जब आप किसी के चेहरे पर खुशी लेके आते हो, आपकी वजह से किसी के चेहरे में खुशी आती है, वही लाइफ का मीनिंग है। दोस्तों, मंदिर मस्जिद जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भगवान के बनाए हुए जो इंसान है ना, उन्हें खुश कर दो, उनकी सपोर्ट कर दो, उनकी हेल्प कर दो, वही मंदिर है और उसी में आपको भगवान मिल जाएंगे। दोस्तों, छोटी छोटी कहानियाँ हैं मेरी, आप इन सारी कहानियों को देखिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को एस्टेब्लिश होने में हेल्प करिए, क्योंकि मेरा एक बहुत सोशल कॉज है इस चैनल को बनाने के लिए, जो मैं बहुत बार अपने वीडियोज़ में साझा करता रहता हूँ। प्लीज़ हेल्प मी एस्टेब्लिशिंग माई चैनल। आई विल बी एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। सो प्लीज़ फॉरवर्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट। हैव ए वंडरफुल डे अहेड। धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, दुनिया ने बहुत ज़ोर लगाया मेरी कश्ती डुबोने को, ऊपर वाले तब खुद आए मेरी नैया पार लगाने को। दोस्तों, एक कहानी बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया लाइफ चेंजिंग स्टोरी है, मेरे साथ बने रहिए। 2 मिनट में आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी। तो दोस्तों, स्टोरी ऐसी है कि एक बार क्या होता है, एक राजा होता है। तो राजा जो है ना, वो बहुत भगवान को मानता था, खासकर श्री कृष्ण को। तो उसने क्या किया, श्री कृष्ण का एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में ना एक पुजारी को नियुक्त कर दिया। अभी क्या हो गया, पुजारी को एक चीज़ कंफर्म कर दी गई थी कि हर रोज़ जो है महाराजा जी सुबह सुबह एक माला भेजेंगे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पर, उसे चढ़ाइएगा आप, और उस मूर्ति से वो जो माला है बाद में निकालिएगा। जब महाराजा जी स्नान बन करके आएंगे, वो उस मूर्ति को पहनेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, हर रोज़ ये चीज़ चलती जाती है कि सुबह सुबह वो माला भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भेजी जाती है। पुजारी भगवान श्री कृष्ण को वो माला पहनाता है। राजा साहब जो हैं वो अपना नहा धो के अच्छे से फ्रेश होके उस मंदिर में माथा टेकने आते हैं। माथा जब टेकते हैं तो पुजारी उनको वो जो माला है श्री कृष्ण की मूर्ति से निकाल कर पहनाता है। सालों गुजर गए, ये प्रथा चलती गई। उसके बाद क्या हो गया, जो पुजारी जी थे वो बहुत ही सेवादार थे, बहुत अच्छा कर्म करते थे, बहुत भगवान को मानते थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक दिन क्या हो गया कि राजा जो है ना वो बीमार हो गया। तो राजा ने फिर भी सोचा कोई बात नहीं, मैं माला भेजता हूँ, मैं जा पाऊँ या ना जा पाऊँ पता नहीं है, लेकिन मैं माला भेज देता हूँ। तो राजा ने अपने सिपाही को कहा कि माला जो है ना मंदिर में चढ़ा दो और श्री कृष्ण भगवान के वो गले में डलवा दीजिए पंडित जी के थ्रू। तो वैसा ही करते हैं वो। उसके बाद क्या होता है कि जो पंडित जी होते हैं उन्हें ये बता दिया जाता है कि राजा जो हैं नहीं आ रहे हैं आज, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो पंडित जो है थोड़ा सा सोचते हैं कि भैया इतने सालों से मैं ये माला जो है राजा को पहनाता हूँ, चलो आज मैं खुद ये माला पहन लेता हूँ। तो पंडित जी वो माला पहन लेते हैं। उतने में सिपाही दोबारा से दौड़ के आता है। वो कहता है कि पंडित जी, महाराजा जी कह रहे हैं कि भैया मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं दोबारा आ रहा हूँ मंदिर में और आप माला तैयार रखिए। पंडित जी फटाफट से वो माला उतार के जो है भगवान को चढ़ा देते हैं और वेट करते हैं राजा का। राजा आता है तो पंडित जी वो माला उतारते हैं और राजा के गले में डालते हैं। जैसे ही वो राजा के गले में डाल रहे होते हैं तो उसमें जो है ना माला के अंदर एक सफ़ेद बाल जो है वो उसमें फंसा होता है। तो राजा जब वो देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो समझ गए होते हैं कि ये माला जो है ना ऑलरेडी किसी ने पहनी है। जब वो पंडित जी की तरफ देखते हैं तो उनके सिर पे भी सफ़ेद बाल होते हैं। तो पंडित जी को कहते हैं कि आपने ये माला पहनी थी ना। तो पंडित जी बड़े घबरा जाते हैं कि भैया मेरी तो शायद जान ही ना ले ले राजा। पंडित घबरा के कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं पहनी थी। राजा कहते हैं नहीं, आपने ही पहनी थी। एक काम करते हैं, अभी तो मैं चेकिंग नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप भगवान कृष्ण को सुबह सुबह नहलाओगे धुलाओगे तैयार करोगे उस टाइम पे मैं आता हूँ और फिर मैं चेक करूँगा। पंडित जी जो थे सारी रात घबराते गए, भगवान को रिक्वेस्ट करते गए कि भैया मैंने आज तक कुछ गलत नहीं किया, बाई चांस ऐसा हो गया, भगवान मेरी रक्षा करिए। आप भी जानते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया, मैंने आपकी भी सेवा की, मैंने आप में विश्वास रखा। तो चलो किसी तरह से रात गुजर जाती है। सुबह सुबह जब होती है तो राजा आते हैं। राजा आने के बाद जो है वो कहते हैं कि अब हटाइए भगवान कृष्ण की मूर्ति के ऊपर जो सर पे जो मुकुट है उसे हटाइए। तो जब मुकुट हटाया जाता है तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति पे सफ़ेद बाल होते हैं।
राजा समझ जाता है कि ये झूठ है, भैया भगवान कृष्ण के जो बाल हैं ना वो सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। तो वो चेक करने के लिए क्या करता है, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से ना बाल को खींचता है। जैसे ही वो बाल तोड़ता है तो वहाँ से ना खून निकलने लग जाता है। तो ये बात देख कर ना जो है राजा घबरा जाता है और राजा कहता है यार ये तो बात बिल्कुल सही है। इमीडिएटली जो है ना भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण राजा को कहते हैं कि बेटा देखो ऐसा है, इस इंसान ने जो कि पंडित है, इसने मेरी हमेशा सेवा की, इसने हमेशा मुझे दिल से चाहा, कभी किसी का बुरा नहीं किया, ठीक है। तो जब इस पे कोई मुसीबत आई तो मुझे भी अपना रूप बदलना पड़ा, मुझे भी अपने बाल सफ़ेद करने पड़े, और तूने हमेशा मुझे मूर्ति समझा, इसने कभी भी मुझे मूर्ति नहीं समझा। तो मैं उस इंसान के साथ हमेशा रहता हूँ जो इंसान मेरी सेवा करता है, और मेरी सेवा जो है वो सबसे बड़ी सेवा होती है जब वो मेरे बनाए हुए इंसानों की सेवा करता है। तो ये बात सुनकर ना राजा बड़ा शर्मिंदा महसूस करता है और भगवान से क्षमा मांगता है। भगवान कहते हैं उसे कि बेटा देखो मैं तुम्हें क्षमा तो कर दूंगा, याद रखिए मैं जो है ना इंसानों में बसता हूँ, अगर तुम मेरे बनाए हुए इंसानों को दुख नहीं दो, उन्हें कष्ट नहीं दो, तो इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे जीत लिया, तुम्हें मंदिर और मस्जिद जाने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों छोटी सी कहानी है, बट ये कहानी ये कहती है कि बहुत लोग आपने देखा होगा बहुत बड़े भंडारे करते हैं, कुछ लोग ना दान देते हैं। क्यों दान देते हैं? वो इसलिए दान नहीं देते कि वो दान देना चाहते हैं, वो इसलिए दान देते हैं कि भैया जो बोर्ड लगा है ना उस पर्टिकुलर मंदिर में, मस्जिद में, जहाँ पे भी, उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम दिखे और दुनिया जाने कि मैंने जो है पैसा दिया। तो मंदिर मस्जिद को दान नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ अपने नाम को दिखाने के लिए दान दे रहे हैं। कर्म उनके वैसे के वैसे ही हैं। भिखारी को कभी भीख नहीं देंगे, भूखे को कभी खाना नहीं देंगे, लेकिन वो दान ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे उसका नाम बड़ा हो। बहुत बड़े बड़े भंडारे करेंगे, बहुत बड़े ऐसी ऐसी चीज़ें करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिखावा हो। दोस्तों लाइफ में हमेशा याद रखिए, जब आप उस इंसान के लिए करते हैं जहाँ से शायद आपको पॉपुलैरिटी ना मिले, उस इंसान के लिए करते हैं जहाँ से शायद लोग आपके किए को ना जान पाएँ, लेकिन अगर वो इंसान खुश हो गया, वो इंसान के दुख को आपने टेक केयर कर लिया, तो लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट कर ली। इसलिए याद रखिए दोस्तों, भगवान को खुश करना है ना तो भगवान के बनाए हुए बंदों को खुश करो, उनके साथ अच्छा काम करो, अच्छे कर्म करो। छोटी सी कहानी है दोस्तों, सो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मेरा इस चैनल को बनाने का एक सोशल कॉज है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एस्टैब्लिश होने में हेल्प करिए। आपका अपना नितेश गुप्ता, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे इफ़ेक्टिव और 100% रिजल्ट देने वाली चीज़ क्या है? मेहनत। दोस्तों मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। जो इंसान मेहनत करता है ना, वो ही इंसान अपने सपनों को साकार कर पाता है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ दोस्तों, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप मेरे साथ 2 मिनट बने रहेंगे तो ये कहानी से जो आपको मॉरल मिलेगी, जो इस कहानी से शिक्षा मिलेगी, सीख मिलेगी, वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग शिक्षा होगी। दोस्तों कहानी ऐसे है कि एक बार की बात होती है, एक बहुत अमीर इंसान, उसका एक बेटा होता है। तो क्योंकि बेटे को ये पता होता है बाप के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो पैसे को ना बहुत वेस्ट करता था, और कभी भी मतलब मेहनत तो बिल्कुल बहुत दूर की बात है, जो पैसा था उसे भी अननेसेसरी स्पेंड करता था। तो जब उसके पिता ने ये चीज़ देखी ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग गया। उसने सोचा, उसे चिंता हुई कि यार अगर ये ऐसे ही करता गया तो मेरा ज़िंदगी भर का कमाया हुआ पैसा ये बढ़ाएगा तो कहाँ, पूरा का पूरा ख़त्म कर देगा, जिस तरह से ये जो है पैसे को वेस्ट करता है और इसे मेहनत की वैल्यू पता नहीं है। तो उसने ना एक तरकीब सोची। उसने घर पे आके ना एक दिन बहुत गुस्से में अपने बेटे को थ्रेट किया कि बेटा देख ऐसा है, अगर तो तू मेहनत करेगा तो तू घर पे रहेगा, और अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो तेरे को मैं घर से भी निकाल दूंगा, और जो भी मेरा पैसा है ना ये सारा का सारा मैं चैरिटी में दे दूंगा, तेरे पास में कुछ नहीं रखूँगा। अब लड़का घबरा गया। लड़के ने सोचा कि भाई अगर ऐसा हो गया तो मैं तो वैसे ही काम चोर हूँ, तो फिर मुझे लाइफ में आगे मैं कैसे अपने आप का रह गुज़र कर पाऊँगा। तो पिताजी ने उसे कहा कि बेटा देख ऐसा है, मैं तेरे को तभी ये सारा अपना जितना भी पैसा है मेरे पास, जो भी संपत्ति मैंने इकट्ठी की है, मैं तभी तेरे को दूंगा जब तू जाके ना मेरे लिए मेहनत करके पैसे कमा के लाएगा। तो लड़के ने कहा कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ। अब लड़का थोड़ा चालाक था, उसने सोचा छोड़ो कौन करेगा मेहनत। वो चला गया अपनी मम्मी के पास। मम्मी को उसने कहा कि मम्मी देखो ऐसा है, कुछ अगर पैसा है तो मेरे को दे दो। तो मम्मी ने क्या किया, उसको जो है एक गोल्ड का कॉइन दे दिया। अब वो गोल्ड का कॉइन लेके शाम को पिताजी के पास गया हो। पिताजी ने पूछा बेटा कमा के लाए हो? उसने कहा हाँ मैं कमा के लाया हूँ। पिताजी ने कहा क्या कमा के लाए हो? बोला मैं सोने का सिक्का कमा के लाया हूँ। पिताजी थोड़े से अचंभित हुए कि यार
इतना इजी तो है नहीं, पर चलो उसे शक हो गया पिताजी को। और जब उसने सोने का सिक्का देखा तो वो समझ गया कि भाई ये तो सोने का सिक्का जो मेरी ज्वेलरी है वहीं से इसने लिया है, तो यानी कि इसकी मम्मी ने इसको सोने का सिक्का दिया होगा। वो बात को पूरा समझ गया इंसान। उसने कहा बेटा एक काम करो, ये सोने के सिक्के को ना जो बाहर हमारा कुआं है उसमें फेंक दो। लड़का गया, उसने सोने के सिक्के को फेंक दिया। अब पिताजी जब बात तो समझ गए थे, पिताजी ने सोचा कि अब जो है ना मैं अपनी पत्नी को ससुराल भेज देता हूँ। पत्नी को उसने ससुराल भेज दिया। तो जब पत्नी को ससुराल भेज दिया, अब बेटे को अगले दिन कहा कि बेटा देखो ऐसा है, आज भी तुम्हें मेहनत करके लाना है और कुछ कमा के लेके आना है। लड़का फिर घबरा गया, अब क्या करे। अब जो लड़का था उसकी बहन थी, वो बहन के पास गया। बहन को रिक्वेस्ट किया उसने कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। बहन ने उसे कुछ पैसे दे दिए। तो जब लड़का वापस आया शाम को, पिताजी ने पूछा क्या कमा के लाए। उसने कहा मैं तो पैसे लेके आया हूँ, 1000 रुपये लेके आया हूँ। तो पिताजी फिर घबरा गए और उन्हें पता था कि इसने कुछ नहीं किया होगा। अब शायद इसने मेरी बेटी के पास जाके उससे पैसे मांगे होंगे जो अपने ससुराल में है। तो उसने बेटी को फ़ोन किया। बेटी ने कहा हाँ। वो फिर समझ गया। अब उसने कहा कि बेटी को कि अब पैसा नहीं देना है तेने, जो मर्ज़ी हो जाए। बेटी भी समझ गई। अब जो है बेटे को उसने कहा कि बेटा देखो ये जो 1000 रुपये कमा के लाए हो ना, ये इसको कुएं में डाल दो। अब वो कुएं में फिर डाल देता। अगले दिन फिर पिताजी कहते हैं कि बेटा देख ऐसा है, आज जो तेरी जो है ना परीक्षा, आज सच्ची परीक्षा होने वाली है और बड़ी स्ट्रॉन्ग परीक्षा होने वाली है। वो बेटा बोलता क्या कि आज तू 9 बजे जाएगा और शाम को 9 बजे वापस आएगा और जो भी कमा के लाएगा ना वो मेरे को देना है। अब बेटे के पास कोई अल्टरनेटिव बचा नहीं। उसने पूरी की पूरी तरकीबें लगा ली। सब जितने भी लोग थे मांगने वाले, जिनसे मांग सकता था उनसे मांग के देखा, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। उसके पास तकरीबन दिन आधा गुजर गया, उसके पास टाइम था नहीं। उसने सोचा अब मैं क्या करूं, तो बाज़ार गया। बाज़ार में जाके एक सेठ ने कहा कि बेटा देख ऐसा है, मैंने ट्रक अनलोड करना है, अगर तू अनलोड कर देगा तो मैं तेरे को 100 रुपये दे दूँगा। अब लड़के के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था। उसने सोचा चल कोई बात नहीं भैया, मैं ट्रक ही अनलोड करता हूँ। तो उसने कि पूरा का पूरा सामान ट्रक से उठाया। तकरीबन 2 बजे शाम से वो लगा रहा और रात के 8 बजे तक वो काम करता रहा। तो 6 घंटे उसने रेगुलर बिल्कुल बहुत बिना नॉन स्टॉप काम किया। और उसने दुकानदार ने उसे 100 रुपये दिए। जब उसने 100 रुपये दिए, बड़ा खुश हुआ लड़का गया घर अपने पिताजी के पास। पिताजी ने पूछा बेटा क्या लाए। उसने कहा पापा मैं 100 रुपये लाए। पिताजी ने कहा 100 रुपये लाए, चलो कोई बात नहीं, जाके इसको कुएं में फेंक दो। तो पिताजी ने 100 रुपये लिया और वो कुएं में डाल दिया। अब ये देख के ना लड़के को बहुत गुस्सा आया। लड़के ने पिताजी को कहा क्या पिताजी, मैं देखो पूरा दिन मेहनत किया, पीठ पे इतना सामान उठाया और 100 रुपये आपके लिए कमा के लाया और आपने उसे भी कुएं में फेंक दिया। पिताजी ने क्या किया, उसे पहले गले लगाया और बोला कि बेटे तू अंदर चल, और उसे अपने घर में ले गए, अपने सामने बिठाया। उन्होंने बोला ज़िंदगी में जो ईजी मनी होती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती है। 100 रुपये बड़ा है या सोने का सिक्का बड़ा है। उसने कहा सोने का सिक्का। तो जब मैंने सोने का सिक्का फेंका था तब तेरे अंदर वो इतना दर्द नहीं था। 100 रुपये बड़ा है या 1000 रुपये बड़ा है। तो उसने कहा कि 1000 रुपये। तो उसने बोला जब मैंने 1000 रुपये फेंकवाया था तब तेरे को दर्द नहीं हुआ, आज 100 रुपये पे तेरे को दर्द क्यों हुआ। क्योंकि बेटा ये तूने अपनी खुद की मेहनत से कमाया है, चाहे 100 है चाहे 50 है, जितना भी है वो तेरी खुद की मेहनत से है। तो ये बात सुनकर जो है बेटा बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ और उसे बात समझ में आ गई। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इसमें जो मॉरल है वो मॉरल भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरी स्टोरीज़ को सुनते रहिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आपका अपना नितेश गुप्ता। नमस्कार दोस्तों। किसी ने कितनी बढ़िया बात कही है कि जब हम अपने लिए चुनते हैं ना तो श्रेष्ठ चुनते हैं, लेकिन जब प्रभु पे छोड़ देते हैं तो प्रभु हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं। दोस्तों ये छोटा सा लाइन है लेकिन बहुत पावरफुल है। इसके लिए ना मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों। स्टोरी ऐसी है कि एक बार क्या होता है, एक पिता अपने बेटे के साथ घर में होता है। थोड़ा उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं होती, थोड़ा गरीब परिवार से होते हैं वो। तो क्या होता है कि पिता एक दिन जो है बेटे को बोलता है कि चलो यार मैं तेरे को आज बादाम का हलवा खिलाता हूँ। अब बेटे के लिए तो ये पार्टी थी, गरीब परिवार से होते थे तो बादाम खाना मतलब बहुत बड़ी बात। तो पिता ने वो हलवा बनाया। अब जब हलवा बनाया, बादाम का हलवा बनाया, तो 2 कटोरी में डाल दिया। अब दोनों बैठ गए, पिता और बेटा। तो पिता ने बेटे को कहा कि बेटा एक काम करो, एक कटोरी उठा लो। तो बेटे ने क्या देखा कि एक कटोरी में ना 2 बादाम ऊपर थे, थोड़े दिख रहे थे, और दूसरी में नहीं दिख रहे थे। तो बच्चे ने सोचा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं तो ये वाली कटोरी लूँगा जिसमें बादाम दिख रहे हैं, मतलब ज़्यादा बादाम होंगे। अब उसने वो कटोरी ले ली। अब जब वो खाने लगा तो उसकी कटोरी में सिर्फ 2 ही बादाम निकले,
बाकी जब उसके पिता खा रहे थे तो उसने देखा कि नीचे तो 4 बादाम हैं। बच्चे को बड़ा गुस्सा आ गया, बोलता पापा ये तो बड़ी गलत बात है यार, आपको 4 बादाम आ गए। तो बेटा ने कहा, पिताजी ने उसको कहा कि बेटा ये तो एक सीख है। सीख क्या है कि जीवन में ना जो दिखता है कई बार वो होता नहीं है, और हमेशा याद रखो अपने मतलब का मत सोचो, क्योंकि हमने तो सोचा कि वो ज़्यादा चीज़ है तो मैं वो ले लूँ, ठीक है। तो बच्चे ने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन पिता जो है वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि आज मैं दोबारा हलवा बनाऊँगा। पिताजी दोबारा हलवा बनाते हैं। जब वो दोबारा हलवा बनाते हैं तो वैसे ही 2 कटोरी सामने रखते हैं। तो बेटे के सामने जब वो 2 कटोरी रखते हैं तो बेटे को कहते हैं कि बेटा अब चुन लो। अब वैसे ही उसमें फिर 2 बादाम ऊपर दिख रहे होते हैं और दूसरे में नहीं दिख रहे होते हैं। बेटा सोचता है भाई अब तो ऐसा है कि कल का मेरा एक्सपीरियंस है, ये नीचे पक्का इसमें बहुत सारे बादाम होंगे, मैं जो है वो वाला चुनता हूँ। अब वो दूसरी कटोरी चुन लेता है। अब वो खाने लगता है, खाता एक भी बादाम नहीं आता है। लेकिन पिता की कटोरी में ऊपर के 2 बादाम होते हैं और अंदर भी 2 बादाम होते हैं, 4 बादाम होते हैं। उसे बहुत गुस्सा आता है, कहता है पापा यार ये तो बहुत गलत हो गया। पापा कहता है अब मैं तुझे दूसरी सीख देता हूँ। दूसरी सीख क्या देता हूँ कि लाइफ में ना जो एक्सपीरियंस होते हैं, कल का तूने एक्सपीरियंस लगा दिया, एक्सपीरियंस होते हैं उससे लर्निंग लो, उसको हमेशा जो है ना एक लकीर ना समझ लो कि बस ऐसा ही होगा। लाइफ में एक्सपीरियंस को सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए लेना चाहिए, उसको बिल्कुल फैक्ट नहीं कंसिडर करना चाहिए। तो लर्निंग से आप सीख सकते हो, उसको आप बिल्कुल एक सपोर्ट में ले सकते हो। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई दोस्तों। तीसरे दिन पिता ने, नमस्कार दोस्तों, ना किसी को हैरान कीजिए, ना किसी को परेशान कीजिए, कोई लाख बुरा बोले आप उसे मुस्कुरा के छोड़ दीजिए। दोस्तों एक कहानी बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लर्निंग से भरी हुई कहानी है। इस कहानी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपके लाइफ में ना बहुत सारे लोग आएंगे जो लोग अपने हिसाब से बिहेव करेंगे, बट आपको जो है ना वो चेंज नहीं होना है, आपको अच्छा ही रहना है। तो दोस्तों चलते हैं, कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। एक बार क्या होता है कि एक इंसान होता है, वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा जब भी गाड़ी चलाते थे ना, अपनी गाड़ी थी उनके पास, तो कोई भी गलत अगर गाड़ी चलाए तो बड़े परेशान हो जाते थे, उसे गालियाँ देने लग जाते थे, बुरा भला कहने लग जाते थे। तो इस तरह से ना उनकी फैमिली वाले भी बहुत बोलते थे कि भैया आपके झगड़े हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, आप अननेसेसरी मत शाउट किया कीजिए, जिसको जैसी चलानी है वो तो चलाएगा ही चलाएगा, आप क्या कर सकते हो, कम से कम आप अपनी गाड़ी को ठीक चलाइए। पर वो जो है ना समझते नहीं थे। तो एक दिन क्या हो गया, बिजनेसमैन थे, तो एक दिन क्या हुआ कि उनको जाना था मीटिंग के लिए। अब मीटिंग के लिए जाना था एयरपोर्ट, तो उन्होंने सोचा गाड़ी तो ले नहीं जा सकता क्योंकि 4-5 दिन के लिए जाना है, अपनी गाड़ी ले जाऊंगा तो फिर वापस कैसे आएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कैब को बुक कर लिया। जब उन्होंने टैक्सी को बुक किया तो टैक्सी वाले को बुला लिया। टैक्सी वाला आया, वो भाई साहब आए नीचे। जब नीचे आए तो टैक्सी वाले ने दरवाज़ा खोला, वो पीछे बैठे, टैक्सी वाले को उन्होंने OTP दिया और टैक्सी वाला चलने लग गया। अब टैक्सी वाला जो था वो एक बड़ा देखने में बड़ा जेंटलमैन, बड़ा कूल जैसा इंसान लग रहा था। तो क्या हुआ कि आगे से ना एक बाइक का आया, बहुत फास्ट बाइक आया और वो बहुत डिफरेंट तरीके का टर्न लेके गया जिससे कि ना गाड़ी उनकी स्क्रैच लग सकता था। तो पीछे बैठे हुए भाई साहब जो थे वो चिल्लाने लगे, यार पता नहीं किस तरह से लोग चलाते हैं अपनी गाड़ियाँ, बाइक कैसे चलाते हैं, ये 2 व्हीलर वाले स्पेशली बहुत गंदा चलाते हैं। इस तरह से वो बोलने लगे। अब टैक्सी वाले ने सुना, थोड़ा सा स्माइल कर दिया और कोई नहीं, चलता रहा। फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद आगे एक नो पार्किंग थी, नो पार्किंग से ना साइड से कोई इंसान बिना पीछे देखे हुए टैक्सी वाले के बिल्कुल सामने से कर्व लेना शुरू कर दिया और उन्होंने, टैक्सी वाले ने बहुत ज़ोर की ब्रेक मारी, क्योंकि अगर वो ब्रेक नहीं मारते तो शायद ये दोनों गाड़ियों को की टक्कर हो जाती। तो अब जो था ना, जो पीछे बैठे थे वो भाई साहब बिजनेसमैन, उनको ना बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बोला यार ये किस तरह के इंसान है, गाड़ी चलाने नहीं आती, और बहुत गुस्से में ना भला बुरा उन्होंने कहा। और फाइनली जो है ना फिर अब उनको देर भी हो रही तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं एयरपोर्ट के लिए। अभी क्या है कि चलते चलते जो है बड़ा क्रेज़ी थे बिजनेसमैन। उन्होंने सोचा यार देखो गाड़ी इसकी, सब कुछ इसका, ये तो बंदा बड़ा मस्त होके, बड़ा कूल तरीके से, बड़ा खुश होके गाड़ी चला रहा है, इसने कुछ भी नहीं बोला किसी को। तो वो पूछता है, बोलता है यार भाई एक बात बताओ, तुम इतना कूल कैसे रह लेते हो। अब जानते हैं उसने, ड्राइवर ने क्या कहा, उसने कुछ कहा नहीं, उसने बोला सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो बोले बताओ। उसने बोला सर आपने कभी कचरे का ट्रक देखा है। बोला हाँ देखा है, क्यों नहीं देखा है। बोले सर कचरे के ट्रक को जब भरते हैं कचरे से और उसमें जब ओवरफ्लो हो जाता है कचरा, मतलब ज़्यादा ऊपर तक भर देते हैं, तो जब ट्रक चलता है तो क्या होता है। बोले जब चलता है तो फिर कचरा उससे गिर जाता है। तो बोलता है बस ये लोग भी ऐसे ही है, इनके ना दिमाग में बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत कचरा भरा हुआ है, और जब ये चलते हैं ना आगे मतलब बाज़ार में चलते हैं, कहीं पे भी चलते हैं, तो वो कचरा बस गिराते हुए चलते हैं। तो लाइफ में ना वो कचरा नहीं भरने देना,
बस अगर आप ये कचरे को ओवरफ्लो होने दोगे ना, तो ये कहीं पे भी गिरेगा और पूरी सड़क को भी गंदा करेगा और बदबू मारता जाएगा। इसलिए आपको अपनी नेचर ऐसी रखनी है जिसमें कि आपको बिल्कुल कूल रहना है, क्योंकि सामने वाला क्या करता है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बट आप क्या करते हो उस पर पूरा कंट्रोल है आपका। इसलिए कम से कम आप अगर अच्छे से बिहेव करोगे, कूल तरीके से बिहेव करोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आप कम से कम अपने आप को, अपने मन को शांत रख पाओगे। दोस्तों, बिजनेसमैन ने ये बात सुनी और जब वो उतरा तो उसने टैक्सी वाले को जितने पैसे थे उससे भी 500 रुपये ज़्यादा दिए। उसने कहा, यार देख भाई, मेरी ना ज़िंदगी में तूने एक बहुत बढ़िया लेसन दिया है, जो कि शायद मैं आज तक एग्जैक्टली समझ नहीं पाया था, क्योंकि तूने जो एग्ज़ाम्पल दिया ना, वो बहुत ही बढ़िया एग्ज़ाम्पल दिया। तो मैं भी अब कोशिश करूँगा दोस्त कि मैं जो है ना अननेसेसरी किसी पे शाउट ना करूँ, क्योंकि मुझे ये पता लग गया है कि सामने वाला अपने तरीके से बिहेव करता है, लेकिन मुझे अपने तरीके से बिहेव करना है। तो कोई इंसान आपको हंसे, कोई इंसान आपके ऊपर बदतमीज़ी करे, कोशिश करिए कि आप उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर लें, क्योंकि उससे क्या होगा, सामने वाले का जो गुस्सा तो उतरेगा ही और वो शर्मिंदा भी हो जाएगा। इसलिए आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको कूल रहना है। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड माई वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार दोस्तों, एक बात बताता हूँ कि घर छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें मिठास नहीं है ना दोस्तों, तो उसमें लोग तो छोड़िए, चींटी भी नहीं आती। दोस्तों, ये बात है तो बड़ी छोटी सी, पर सीख देती है बहुत बड़ी। एक कहानी बताता हूँ दोस्तों, जो आपको बहुत ही इंस्पायर कर सकती है। और वो एक ऐसे इंसान की कहानी है कि जिसे ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड होता था, बहुत ज़्यादा घमंड था कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक बिजनेसमैन होता है, तो वो बिजनेसमैन ना शहर से गांव में आता है और बहुत बड़ी ज़मीन को एक्वायर करता है। ठीक है, जब वो ज़मीन को एक्वायर करता है, पर वो जब ज़मीन होती है वो नदी के पार होती है, मतलब काफ़ी लंबी नदी होती है और वहाँ पे ब्रिज नहीं होता है, तो घूम के जाना पड़ता था। बट ये कि वो जो व्यू था उसका सब कुछ अच्छा था, तो उसने सोचा, यार ये तो बहुत अच्छी जगह है, क्यों ना मैं इसे ख़रीद के यहाँ पे ना बहुत बड़ा जो है एक होटल बना दूँ, ताकि यहाँ पे जो है टूरिस्ट लोग आएँ, अपना मज़े करें और मेरा भी पैसा बढ़िया बन जाए। अब क्या था कि उसने वो लोगों से, गांव वालों से वो ज़मीन ख़रीद ली और अपना जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, एक दिन जो है वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू जब उसने किया था, एक दिन वो शहर से गांव की तरफ आया। तो जब वो गांव की तरफ आया तो उसका जो ड्राइवर था उसे कहने लगा कि साहब देखो, आपको भी पता है कि बीच में नदी पड़ती है और ये बहुत लंबा 18-20 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, तो अगर आपको जल्दी जाना है तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जो है ना, एक नाव, यहाँ से नाव चलती है, आप नाव को क्रॉस कर लीजिए और नाव को क्रॉस करने के बाद जो है आपको क्या कहते हैं, आप जल्दी पहुँच पाओगे। तो उसने कहा, यार आइडिया तो अच्छा है, क्यों ना मैं नाव पकड़ लेता हूँ और जल्दी से पार कर लेता हूँ उसे। तो करते करते क्या हुआ कि वो नाव में बैठा। जब वो नाव में बैठा तो नाव खाली थी, तो नाव वाले ने जो है नाव चलानी शुरू कर दी। अब थोड़ा सा डिस्टेंस था, 10-15 मिनट लगने थे, तो इस बिज़नेसमैन ने सोचा चलो मैं इससे बात करता हूँ। तो बिज़नेसमैन उसको, नाव वाले को पूछता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तो बोले, नहीं साहब, मैं तो नहीं जानता आपको, आप कौन है? तो बोलता है, मैं शहर का एक बहुत बड़ा बिल्डर हूँ। तो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं ना नाव के उधर जो तुम्हारी ज़मीन है ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल जब बना रहा हूँ। जानते हो क्या होता है 5 स्टार होटल? तो वो नाव वाला कहता है कि ये क्या होता है साहब, मुझे नहीं पता। बोले, तुझे यही नहीं पता 5 स्टार होटल क्या होता है? बोलता, साहब मैं गांव का आदमी हूँ, मुझे क्या पता ये क्या चीज़ होती है। तो जो है बिल्डर हंसने लग जाता है उस पर। फिर उसे कहता है कि अखबार पढ़ते हो? मेरी फ़ोटो है बहुत बार, जो है वो अखबार में भी आती है, तुमने कभी क्यों नहीं देखा? बोले, साहब मैं तो नाव वाला आदमी हूँ, मैं पढ़ाई लिखाई से क्या करूँगा, मैंने पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है। अब जो है वो बिजनेसमैन बहुत हंसता है यार, बोलता, तेरे को तो कुछ भी नहीं आता है यार जीवन में, तू तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। अच्छा एक बात बता, कभी शहर गया है? शहर में जाके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े रोड्स देखे हैं? वो सब भी मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। बोले, साहब ये बिल्डिंग क्या होती है, मुझे तो ये भी नहीं पता। ये चीज़ सुनकर जो है बिल्डर बहुत ज़्यादा उस पर हंसने लगता है और उसे कहता है, यार भाई तू तो पूरा गवार का गवार है, तुझे जीवन में कुछ भी नहीं आता यार। तो जो कश्ती चलाने वाला इंसान होता है बोलता, सर मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, अब कोई नहीं, डेस्टिनेशन आने वाली होती है, लेकिन जैसी डेस्टिनेशन आने वाली होती है ना, तो वहाँ पे एक क्या होता है कि थोड़ा सा फ्लो होता है पानी का, बहाव एक जगह पे ज़्यादा, तो वहाँ पे ना कश्ती टर्न कर जाती है, और जब टर्न कर जाती है ना तो उसका चप्पू गिर जाता है। अब जब चप्पू गिर जाता है तो वो घबरा जाता है,
कश्ती चलाने वाला भी और जो बैठा हुआ था बिजनेसमैन वो भी। तो अब क्या होता है कि अब वो चप्पू के बगैर चलाने लगता है, गाँव जो बोट होती है वो घूमने लग जाती है और अनफॉर्चुनेटली वो टर्न कर जाती है। जब वो टर्न कर जाती है तो दोनों पानी के अंदर गिर जाते हैं। अब नदी तो गहरी थी। अब क्या होता है कि जैसे ही गिरने लगते हैं ना, मतलब पकड़ा होता है उसने, कश्ती वाले इंसान ने वो उस बंदे को, तो वो उसे कहता है कि भाई देख कश्ती तो डूब गई यार, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे यार, मैं तुझे तैरना आता है? उसने बोला हाँ साहब मुझे तो तैरना आता है। बोलता सर आपको तैरना नहीं आता? तो बिजनेसमैन कहता है कि नहीं सर, नहीं भाई मेरे को तैरना नहीं आता है। तो बोला सर आपको दुनिया की हर चीज़ आती है, आप इतने बड़े इंसान हैं सब कुछ, लेकिन बेसिक चीज़ नहीं आपको आती। तो इस बात को सुनकर ना वो बिल्डर बड़ा रेग्रेट फील करता है। तो ये कहानी है तो छोटी, लेकिन ये चीज़ ये बताती है कि देखो हर इंसान का अपना एक एक्सपर्टाइज़ होता है, हर एक डोमेन होता है। अगर आप उस चीज़ पे घमंड करते हो, ये सोचते हो कि नहीं यार मैं सबसे बड़ा हूँ, तो शायद वो गलत बात है। अब देखिए एक कश्ती वाले इंसान ने, जिसको कुछ नहीं आता था, फाइनली जान तो उसी ने बचाई ना, बिजनेसमैन की। इसलिए हर इंसान अपने एरिया में एक्सपर्टाइज़ होता है, हमें कभी भी किसी का लाइफ में मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो यही मेरी एक छोटी सी सीख थी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वंडरफुल डे। नमस्कार दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी पता होता है कि आसमान में ना बैठने की जगह नहीं होती है। दोस्तों एक कहानी सुनाता हूँ जो आपको इसी चीज़ को रिलेट करेगी और फिर मैं आपको दोबारा से ये कोट बताऊँगा। तो कहानी ऐसी है दोस्तों कि एक बार ना सम्राट अशोका, जो कि दुनिया के बहुत ही महान और बहुत ही बड़े राजाओं में गिने जाते हैं, तो एक बार सम्राट अशोका ना अपने वज़ीर के साथ घूमने के लिए निकलते हैं। तो घूमने के लिए जब वो निकलते हैं तो चलते चलते जो एक मंदिर आता है, मंदिर में जाके सम्राट अशोका जो है वहाँ पे एक साधु बैठा होता है। तो साधु जब बैठा होता है तो सम्राट अशोका बोलते अपने वज़ीर को, यार भाई 2 मिनट रुक, मैं इनसे मिल के आता हूँ। तो वो अशोका जी जाते हैं, साधु के पास बैठते हैं, साधु के साथ 2-3 मिनट बात करते हैं। ये चीज़ जो है वज़ीर देख रहा होता है। तो बात करने के बाद क्या है कि वो सम्राट अशोका ना अपना पूरा का पूरा सर झुका के उनके चरणों में कर देते हैं। तो वापस आते हैं। वापस आने के बाद क्या होता है, जो वज़ीर होता है उनका ना, वो थोड़ा बड़ा सरप्राइज़ से देख रहा होता है, लेकिन कहता कुछ नहीं है। जब ये दोनों राजा और वज़ीर दोनों पहुंच जाते हैं वापस, तो ना वज़ीर घर जाने से पहले एक बार पूछता है, बोलता है राजा साहब मेरे को ना एक बात पूछनी है आपसे, बताएंगे क्या? राजा कहता है पूछ भाई, क्या दिक्कत है? बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा, क्यों नहीं बताऊँगा। तो राजा जो है ना, राजा को वो पूछता है कि वज़ीर उनका कि सम्राट अशोका, आप तो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर और सबसे महान राजाओं में से एक हो, तो आपने उस भिक्षु के चरणों में अपना सर, जिस सर को तिलक लगाने के लिए दुनिया जो है, दुनिया का हर इंसान सोचता है यार इतने बड़े राजा का तिलक अगर हम लगा दें या कोई भी ऐसी चीज़, वो सर जो है इतना पावरफुल चीज़ आपने जो है वो भिक्षु के चरणों में रख दी। तो राजा ने उससे कुछ जवाब नहीं दिया। बोला इसका जवाब मैं तेरे को बाद में कभी दूंगा। अब राजा के दिमाग में ये बात थी। तो राजा ने क्या किया, तकरीबन 1-2 महीने का टाइम गुजर गया। राजा अशोका ने 2 महीने के बाद उसको बुलाया, किसको? अपने वज़ीर को, और बोला कि वज़ीर एक बात बता, तेरे को मैं कुछ करना देना चाहता हूँ। वज़ीर बोलता है दे दो साहब। तो वो कहता है कि ये पकड़ बैग, इसके अंदर ना कोई चीज़ है, जो भी चीज़ है वो 4 हैं, क्वांटिटी में 4 हैं, ठीक है। अब तूने क्या करना है, ये चारों चीज़ों को ना बेच के आना है, ठीक है। अब वज़ीर जो होता है वो, उसको ये नहीं पता होता बैग में है क्या, लेकिन 4 चीज़ें होती हैं, उनको बेच के आना है, ये पता है उसको। अब वो जाता है तो 1 बाय 1 जब बीच रास्ते में पहुंचता है, पहले खोल के देखता भाई है क्या उसके अंदर। तो अंदर देखता है उसके, तो उसके अंदर जो है ना 4 सर होते हैं। सर मतलब ये धड़, तो धड़ होते हैं। उसमें एक भैंसे का धड़ होता है, एक घोड़े का धड़ होता है, एक बकरी का धड़ होता है और एक इंसान का धड़ होता है। अब आप समझ लीजिए 4 धड़ होते हैं। अब राजा ने कहा था कि भैया इसको तेरे को बेच के आना है, एक चारों के चारों को। तो वो वज़ीर जाता है, वज़ीर गांव में पहुंचता है, वहाँ पे जो है बकरे का धड़ भी बिक जाता है, घोड़े का भी बिक जाता है और भैंसे का भी बिक जाता है। तीनों धड़ बिक जाते हैं, लेकिन इंसान का धड़ नहीं बिकता। अभी क्या था, वज़ीर जो है घबरा जाता है कि यार राजा को क्या बोलूँगा। तो जाता वापिस जाता, जब नहीं बिकता तो फिर बोल देता राजा को कि राजा साहब 4 चीज़ों में से 3 एक ही बिकी है, अब तो मुझे पता है इस बैग में क्या है, लेकिन ये सर नहीं बिका। तो राजा अशोक कहता है कोई बात नहीं, अब एक काम कर, पहले तो तू बेचने गया था, अब इसको फ्री का दे के आ, कोई तो फ्री में तो ले लेगा। तो वज़ीर जो है वो जाता है, फिर गाँव में जाता है, वहाँ पर लोगों को पूछता है, कोई भी इंसान दोस्तों से ऐसा नहीं मिलता जो उस सर को रखने के लिए तैयार हो जाए। कहता भाई हमने क्या करना, फ्री में दे रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या करना है इसका, यार इसकी कोई वैल्यू है।
तो वापस आता है, जब वापस आता है तो बजी इतना बड़ा घबराया होता है, बोलता है सर राजा साहब ये तो फिर फ्री में भी नहीं बिका। अब राजा उसको बोलता है भाई तू इधर आ, बैठ मेरे सामने। अब 2 महीने पहले का किस्सा याद कर, हम गए थे ना, कहाँ गए थे, घूमने गए थे, और मैंने क्या किया था, अपने सर को झुकाया था उस फ़कीर के आगे, करेक्ट। तूने क्या बोला कि कितना बड़ा सर है, कितना महान नेता है, ये है वो है, 50 चीज़ें तैने बोल दी, और तैने कहा कि भैया इस सर पे तिलक लगाने के लिए दुनिया जो है बड़ा क्रेज़ी रहती है, ये सब चीज़ें तैने बोली। देख ले, ये है सर की कीमत। जिस दिन मैं मरूंगा ना दोस्त, उस दिन इस सर की कीमत 0 होगी। कहने का मतलब ये सर नहीं है, ये अहंकार होता है दोस्त। जो अहंकार होता है ना, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। आप इसको अपने पास रख के सिर्फ़ और सिर्फ ये अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो कि आप बहुत ताकतवर हो, आपको दुनिया मानती है, लेकिन ये अहंकार जो है ना, ये बिल्कुल आपकी इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इस अहंकार को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए लाइफ में ना अपने सर को झुकाओ, अपने अहंकार को झुकाओ, इंसान बनो, लोगों की हेल्प करो और बड़े बनो। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो जिससे मैंने शुरुआत की थी, कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी ये पता होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। विच मीन्स कहने का मतलब ये है कि एक पक्षी को भी पता होता है कि भैया ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन इंसान जो है ना उसको भी पता है कि अहंकार की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अहंकारी होता है। अब जानते हैं क्यों मैंने ये कहा था? इसलिए मैंने ये कहा था कि भैया आपको और मुझे सबको पता है कि जो प्राइड होता है ना, प्राउड करोगे, किसी भी चीज़ पे प्राइड करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ ना यूफोरिया में जियोगे, एक ऐसी ज़िंदगी में जियोगे जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े हो। इसलिए दोस्तों इंसान बनो, झुके रहो, बरगद के पेड़ के जैसे रहो। दोस्तों वो कहते हैं ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे वो भी इतना दूर। इसलिए दोस्तों खजूर का पेड़ नहीं बनना है, बरगद का पेड़ बनना है, क्योंकि बरगद का पेड़ हमेशा झुका रहता है, बहुत लोगों को छाया देता है, उनको शेल्टर देता है और अपनी रूट्स को मजबूत करता है। इसलिए अपनी रूट्स को मजबूत करो, बड़े बनो और लाइफ में अहंकार ना करो। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक और नमस्कार दोस्तों। किसी ने कितनी बड़ी बात बोली है कि गुरूर किस बात का करूं मैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे दफनाने के बाद, जलाने के बाद हाथ धोएंगे। दोस्तों एक छोटी सी कहानी बताता हूं, लेकिन ये कहानी ना बहुत ही बढ़िया सीख से भरी हुई है। तो कहानी इस तरह से है दोस्तों कि एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है। राजा के ना 3 बच्चे होते हैं। तो राजा जो है ना वो बहुत समझदार राजा होता है। राजा हमेशा सोचता है कि यार मेरे मरने के बाद ना ये तीनों बच्चे आपस में झगड़ा ना करें, तो मैं ऐसा क्या करूं, कैसे इन्हें सीख दूं कि ये लोग समझ जाएं कि लाइफ में ना पैसा या साम्राज्य ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार, रिलेशनशिप भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो दोस्तों वो क्या करता है, वो अपने मंत्रियों को बुलाता है और उनमें एक सबसे समझदार मंत्री होता है, उसके साथ वो डिस्कस करता है और एक प्लानिंग करता है। अब वो प्लानिंग क्या होती है वो मैं भी अभी आपको बताता हूँ। राजा क्या करता है, अपने तीनों बच्चों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि देखो बच्चों, मैं ना चाहता हूँ कि लाइफ में तुम्हें एक बहुत अच्छी सीख मिले और तुम आपस में कभी झगड़ो ना, इसलिए ना मैं तुम्हें साम्राज्य देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं किसे इस राज्य का राजा बनाऊँ, क्योंकि तुम तीनों जो हो ना वो मेरे हिसाब से राजा बनने के लायक हो, लेकिन एक को बनाना है राजा। तो मैं चाहता हूँ कि तुमको एक मैं काम दूं और जो वो काम कर दे आप तीनों में से बढ़िया कर दे तो उससे मैं साम्राज्य दे दूंगा। तो बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं पिताजी, जैसा आप ठीक समझते हैं कर लीजिए। अब पिताजी क्या करते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, पियर जिसे नाशपाती कहते हैं, एक पियर का पेड़ है हमारे साम्राज्य से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर, ठीक है, बहुत बड़ा पेड़ है, सिंगल पेड़ है। तुमने जाना है, तीनों ने जाना है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि तुम एक साथ नहीं जाओगे, 4-4 महीने के अंतराल में आप तीनों जाओगे और वो पेड़ देख के आओगे और मुझे एक्सप्लेन करोगे कि वो पेड़ कैसा है। तीनों कहते हैं बहुत सिंपल टास्क है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो राजा जो है बड़ा सोच समझ के उसने अपने मंत्री के साथ ये प्लानिंग की थी। तो क्या होता है कि जनवरी का मंथ आता है। तो जनवरी का मंथ आता है, जो पहला लड़का है, सबसे बड़ा लड़का, उसे राजा कहता है कि अब जाओ 50 किलोमीटर दूर हमारे राज्य की जहाँ सीमा ख़त्म होती है, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर जो वो पेड़ है पियर का, नाशपाती का, वो देख के आओ। तो जाता है बच्चा, सबसे बड़ा लड़का जाता है और जाने के बाद उसे वो पेड़ भी दिख जाता है। लेकिन जब वो पेड़ देखता है, सबसे पूछता है, हाँ सब कहते हैं हाँ ये नाशपाती का पेड़ है, कंफर्म हो जाता है। अब वो वापस आ जाता है तो पिताजी को कहता है, पिताजी मैं बताऊँ वो कैसा पेड़ था। पिताजी कहते हैं नहीं,
अभी जो है ना, अभी तेरे दोनों भाई जाके आ जाएं तब तू बताना। ठीक है भाई। 4 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद दूसरे बेटे की बारी आती है। दूसरा बेटा जाता है साम्राज्य की सीमा से 50 किलोमीटर दूर, वो भी जाता है। वो भी पेड़ देख के आता है। वहाँ पे लोगों को पूछता है कौन सा पेड़ है, जो नाशपाती का पेड़ का पेड़ है। सब लोग बताते हैं। वो पेड़ को देखता है, वापस आता है, पिताजी को कहता है कि पिताजी बताऊँ मैं वो कैसा पेड़ है। पिताजी कहते हैं नहीं, अभी लास्ट वाले बच्चे को जाने दो, भाई को जाने दो तुम्हारे, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा। अब वो लास्ट वाला भाई की बारी आती है। 4 महीने बाद भाई, छोटा भाई, सबसे छोटा भाई भी 4 महीने के बाद चला जाता है। जाने के बाद गांव में जाता है, वहाँ पे देखता है सब कुछ, लोगों से भी पूछता है, कंफर्म करता है, सब कहते हैं यही पियर का पेड़ है। देख दुख के आ जाता है। अब है दोस्तों क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स ऐसा है कि राजा तीनों को बुलाता है और कहता है कि भाई देखो ऐसा है, तुम तीनों ने पेड़ देख लिया, अब 1 बाय 1 जो है ना, मुझे बताओ तुमने क्या देखा। तो जो पहला लड़का होता है ना, बड़ा लड़का, वो कहता है कि मैंने जो नाशपाती का पेड़ देखा था ना, वो काफ़ी बड़ा था, 10-15 फीट की उसकी हाइट होगी, लेकिन वो बिल्कुल सूखा हुआ सा था। उतने में जो बीच वाला भाई है वो थोड़ा इंटरप्ट करता है, बोलता है आप गलत कह रहे हो, क्योंकि मैंने जो पेड़ देखा था उसमें हरे पत्ते लगे हुए थे। अब वो सबसे छोटे वाला भाई जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, बोलता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो पेड़ देखा था उसमें पत्तों के साथ बड़े बड़े नाशपाती और पियर लगे हुए थे। तो तीनों में आपस में झगड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे जो बैठे हुए सारे मंत्री होते हैं वो बड़े सरप्राइज करते हैं कि राजा अपने तीनों बच्चों को क्यों लड़ा रहा है। अब है दोस्तों क्लाइमैक्स। राजा जो है वो तीनों बच्चों को कहता है कि बच्चों, मैं तीनों को ना साम्राज्य बराबर बराबर बांटूंगा, और मैं अब तुम्हें बताता हूँ मैंने तुम्हें ये क्यों कहा कि तुम जाके वो नाशपाती का पेड़ देखो। आप तीनों ने ही एक ही नाशपाती का पेड़ देखा, लेकिन अलग अलग समय पे देखा। आपने पहले 4 महीने में, फिर दूसरे वाले ने दूसरे 4 महीने के बाद, तीसरे वाले ने तीसरे 4 महीने के बाद। इससे मैं ना तुम्हें 3 सीख देना चाहता हूँ। पहली सीख ये है दोस्तों कि लाइफ में ना, जब तक आप किसी को पूरा शुरू से लेके अंत तक ना जान लो, उसके बारे में डिसीजन ना लो। दूसरा, कभी किसी को जज मत करो जब तक आप उसे पूरा देख ना लो। और तीसरा, कि सबका समय जो है ना लाइफ में, वो एक जैसा नहीं रहता। लाइफ में सबका समय चेंज होता है। जैसे इसीलिए मैंने तुम्हें तीनों को जो है ना अलग अलग समय पे भेजा, क्योंकि जब तक आप किसी इंसान को पूरा शुरू से अंत तक नहीं समझेंगे, उसके अलग अलग फेजेस होते हैं। हर इंसान सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। कोई अच्छा इंसान भी कोई ऐसी सिचुएशन में बुरी चीज़ कर सकता है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो बुरा इंसान है। और कोई बुरा इंसान कभी छोटी मोटी अच्छी चीज़ भी कर देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा इंसान है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी सीख है, और वो सीख ये है कि लाइफ में कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए जब तक आप उसे पूरा ना समझ लो, नंबर 1। नंबर 2, सबकी लाइफ में ना समय सेम नहीं रहता है। लाइफ में समय जो है ना फ्लक्चुएट करता है। और तीसरी चीज़ कि भैया हमेशा याद रखिए, किसी को जज ना करिए। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी है, लेकिन बहुत बढ़िया सीख देके जाती है, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इस स्टोरी को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करेंगे ना, उन्हें भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। सो ज़्यादा समय ना गवाइए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस स्टोरी को फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि लोगों को भी ये बहुत बढ़िया सी स्टोरी बहुत अच्छी लगे। क्योंकि मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। जब मैंने इसको कहीं पढ़ा तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता। थैंक्स अ लॉट।